इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ती हिंसा में एक नया मामला जुड़ गया। इस बार हमला इजरायल के एक आर्मी बेस के पास हुआ, जहां एक फिलिस्तीनी ने 2 सैनिकों पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद से इजरायल के सुरक्षा बल के बीच हड़कंप मचा है, क्योंकि मिलिट्री बेस हाई सिक्योरिटी एरिया होता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में कोई फिलिस्तीनी इजरायल के ही सैनिकों पर हमला कर गया, इस बात ने इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मिलिट्री बेस के पास मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन छानबीन में यह भी सामने आया कि जो फिलिस्तीनी पकड़ा गया उसके पास इजरायल में घुसने के लिए परमिट भी नहीं था। अब इजरायल की जांच एजेंसियां इस बात पर सिर खुजा रही हैं कि फिर हमलावर इजरायल में घुसा कैसे। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को फिर सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया, ताकि वो अमेरिका से मिले पैसों से हथियार खरीदकर उनका इस्तेमाल जंग में रूस के खिलाफ कर सके और उसे जंग में हरा सके। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $260 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन को दी जाने वाली इस सैन्य मदद को अमेरिका ने 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें सैन्य मदद का एक हिस्सा यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को अमेरिका का रक्षा मंत्रालय देगा, जबकि करीब 17,000 करोड़ रुपए उस फंड से दिए जाएंगे जो यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों ने मिलकर बनाया था, जिसकी मदद से यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद समेत हर उस हथियार को खरीद सके जिसकी मदद से वो रूस के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सके। इधर झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने वहां के जंगल से 5 किलो विस्फोटक बरामद किया, जिससे नक्सली सुरक्षा बल को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी इस साजिश को सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। उन्होंने वहां से बरामद आईईडी को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया। झारखंड के चाईबासा में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कई बड़े नेताओं के जंगल में छिपे होने की खबर है। ऐसे ही नेताओं को पकड़ने के लिए साल की शुरुआत में एंटी नक्सल अभियान शुरू किया गया था। सुरक्षा बल के इसी ऑपरेशन में जंगल से 5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। उधर अजरबैजान अपने दुश्मन आर्मेनिया से दोबारा जंग जब लड़ेगा तब लड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि उससे पहले उसके आर्मेनिया के दोस्त ईरान से लड़ाई हो सकती है। अजरबैजान ईरान पर इतना आग बबूला है कि उसने ईरान के राजदूत को तलब किया और उन्हें ईरान के रवैये के लिए जमकर सुनाया। और तो और उसने साफ कह दिया कि अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। असल में अजरबैजान का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि इससे पहले ईरान ने उसे एक नोट भेजा था। उस नोट में ईरान ने उस पर सवाल उठाने वाले अजरबैजान के मीडिया के खिलाफ लिखा था। ऊपर से पिछले हफ्ते अजरबैजान के एक सांसद पर जानलेवा हमला भी हुआ था। उस हमले को करने के आरोप में अजरबैजान 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि अजरबैजान के जिस सांसद पर हमला हुआ वो ईरान के खिलाफ बोलते रहे हैं। इसलिए अजरबैजान उस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में अगर वाकई हमले के पीछे ईरान है तो उसका भेद जल्द खुल सकता है। लेकिन ईरान के लिए दिक्कत इतनी नहीं है। अजरबैजान से उसके रिश्तों में इजरायल सबसे बड़ा रोड़ा है। ईरान की परेशानी यह है कि अजरबैजान के साथ इजरायल है और इजरायल और ईरान की दुश्मनी तो बच्चा बच्चा जानता है। ईरान अजरबैजान का पड़ोसी है और इजरायल अजरबैजान को हथियार बेचता है। अजरबैजान इजरायल के साथ अपनी दोस्ती को आधिकारिक रूप देने के लिए पिछले महीने इजरायल में पहली बार अपना दूतावास भी खोल चुका है। इजरायल में अपनी एम्बेसी खोलने वाला अजरबैजान पहला शिया मुस्लिम देश है, जबकि अजरबैजान जनवरी में ईरान में अपना दूतावास बंद कर चुका है। इसी बात पर ईरान नाराज है। इस बीच सऊदी अरब एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खबर है कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन ओपेक प्लस एक बार फिर कच्चे तेल का उत्पादन घटाने की तैयारी कर चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। अमेरिका लगातार सऊदी अरब से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मांग करता रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे। उस वक्त भी बाइडेन ने सऊदी अरब से मांग की थी कि कच्चे तेल का उत्पादन जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने बाइडेन की मांग को खारिज कर दिया था। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में सऊदी अरब पहले नंबर पर है, इसीलिए कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में उसका तगड़ा दबदबा भी है। और दबदबा भी ऐसा कि इस संगठन का फैसला सऊदी अरब के फैसले से ही तय हो जाता है। इसी संगठन में रूस भी शामिल है। रूस भी ये नहीं चाहता कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो, बल्कि कच्चे तेल के महंगा होने में रूस का बड़ा फायदा है, क्योंकि ऐसा होने से यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़े देशों को आर्थिक झटका लगेगा। जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उनमें अमेरिका भी शामिल है। इसीलिए माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने अगर कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का फैसला कर लिया तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बढ़े तनाव का ये सबसे ताजा सबूत है। इससे पहले सऊदी अरब ने चीन की पहल पर अपने कट्टर दुश्मन ईरान से भी दोस्ती कर ली थी। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन अब सऊदी अरब तेजी से इस रिश्ते को नई शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश अमेरिका की जरूरत ही खत्म करने की है और इसीलिए उन्होंने ईरान के साथ ही अपनी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला किया। सऊदी अरब को ईरान से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से अमेरिका को झटका लग गया।
माना जा रहा है कि ओपेक देश कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला बहुत जल्द लेंगे। अगर ये फैसला हुआ तो सारे पश्चिमी देश और पूरा यूरोप आर्थिक संकट में घिर जाएगा और इस संकट की वजह अमेरिका को ही माना जाएगा। इसलिए अमेरिका के लिए यह फैसला बेहद अहम है। उधर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को भारत सरकार ने एक बार फिर घेर लिया। रामनवमी पर भारत में कुछ जगहों पर हुई हिंसा की घटनाओं पर ओआईसी ने टिप्पणी की थी, जिस पर बड़ा विवाद शुरू हो गया। और भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को भारत विरोधी ताकतों से गुमराह संगठन बता दिया। ओआईसी ने इस बार भारत के आंतरिक मसलों को छेड़ने की गलती कर दी। इस बार ओआईसी ने रामनवमी पर हुई हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। ओआईसी ने कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में शामिल लोगों पर भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों से कार्रवाई करने की अपील भी कर दी गई। लेकिन भारत सरकार ने इस पर जवाब तो दिया ही, ओआईसी को आईना दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ी। ये पहला मामला नहीं है जब मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत विरोधी बयान दिया हो। और इससे पहले कश्मीर के मामले में वो कई बार पाकिस्तान की तरफदारी कर चुका है। यहाँ तक कि पिछले साल ओआईसी ने भारत सरकार से धारा 370 फिर से लागू करवाने की मांग भी कर दी थी। उस वक्त भी भारत सरकार ने इस संगठन को जवाब देने में कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इस बार तो पहले से ज्यादा तल्ख तेवर दिखाते हुए करारा जवाब दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये तक कह दिया कि ओआईसी केवल एक मजहबी विचारधारा और भारत विरोधी एजेंडे वाला संगठन है। इधर बिहार विधानसभा में नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे को शांत कराने की कई बार कोशिश की, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने मार्शलों को बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद जीवेश मिश्रा को उठाकर सदन से बाहर कर दिया गया। इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कई बार हंगामा कर रहे विधायकों से शांत रहने की अपील की। उनकी इस अपील के बावजूद सदन में शोर शराबा नहीं थमा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए। लेकिन बीजेपी के कई विधायक अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रही। इन दोनों जिलों में रामनवमी के बाद से ही लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा। वहीं बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर हिंसा भड़काने वालों को बचाने का भी आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना तो परंपरा नहीं है। बीजेपी के इन हमलों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया। कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। उधर हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विश्व हिंदू परिषद को पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया और हनुमान जयंती पर वहां शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। कुछ दिन पहले रामनवमी पर भी पुलिस की इजाजत के बिना वहां शोभा यात्रा निकाली गई थी। ऐसा दोबारा न हो, इसलिए पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। उन्होंने वहां फ्लैग मार्च भी निकाला। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के एक और खुफिया महल का पता चला है। दावा है कि पुतिन का यह खुफिया ठिकाना मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है और ये दावा जेल में बंद रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी के समर्थकों की ओर से चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिसके मुताबिक करीब 41,000 वर्ग फीट में फैले पुतिन के उस आलीशान महल में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी वहां सख्त इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन के उस ठिकाने पर सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। क्योंकि दावा है कि यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर खासे परेशान रहते हैं। इसीलिए उन्होंने रूस के अलग अलग इलाकों में कई परमाणु बंकर और खुफिया ठिकाने बनवाए हैं। हालांकि दावा है कि पुतिन के जिस नए खुफिया किले का पता चला है उसे साल 2014 में ही बनवा दिया गया था। अब तक ये माना जा रहा था कि वो इमारत रूस की एक सरकारी ऊर्जा कंपनी की है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक असल में वो 4 मंजिला इमारत पुतिन का एक खुफिया ठिकाना है। दावा है कि ये गुप्त महल रूस में सोची शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है, जो काला सागर के किनारे पर बसा है, जिसमें 2 मंजिलें अंडरग्राउंड बनी हुई हैं, जहां एक हेलीपैड बनाया गया है। साथ ही एक प्राइवेट स्की लिफ्ट भी लगाई गई है।